नमस्कार, जोहार। झारखंड में एक नई बहस शुरू हुई है और उस बहस का दायरा केवल झारखंड तक नहीं बल्कि ये पूरे देश का मसला बनता जा रहा है। और हम देखेंगे कि झारखंड में आदिवासियों की जो बहुलता है, देश भर में जहाँ जहाँ आदिवासी हैं वो सब इस घेरे में आ रहे हैं, इस दायरे में आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि वो बहस का मुद्दा क्या है। हाल में हाई कोर्ट ने एक फैसले के तहत अपना एक मंतव्य रखा और दिशा निर्देश भी उसको हम लोग कहते हैं, कई बार तो हम लोग उसको आदेश मान लेते हैं। उसमें कहा गया है कि आदिवासी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए। मतलब मिलना चाहिए, आदिवासी महिलाओं को अपने पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए चर्चा तो ऐसे तो पूरे सोशल मीडिया में बहुत पहले से है और काफ़ी लोग इसमें रुचि ले रहे हैं, काफ़ी तरह की टिप्पणियाँ आ रही हैं। लेकिन हम साथ साथ यहाँ हम चर्चा करेंगे इस विषय पर कि इसका इतिहास क्या रहा है, परंपरा से इसका क्या संबंध है, वर्तमान में क्या हालात हैं और भविष्य को देखते हुए क्या कुछ होने वाला है। तो आज इसके लिए हमारे साथ में विशेषज्ञ हैं डॉक्टर महली, डॉक्टर रंजीत महली का हम स्वागत करते हैं और डॉक्टर महली से आपकी बातचीत हम कराएंगे और डॉक्टर महली को हम लोग बहुत सुनेंगे, है ना। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन पक्षों की भी बात रखूं जो इसके खिलाफ हैं। बीच बीच में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं पूरी बातें सुनना चाहूँगा डॉक्टर महली से। तो डॉक्टर महली, ये विषय तो आपने बहुत नज़दीक से देखा, समझा, देख रहे हैं। ये क्या आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है? दरअसल मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय समाज जो है सो पुरुषवादी समाज रहा है और आदिवासी समाज जो है इसका अपवाद नहीं है। अच्छा, अपवाद नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। मुख्य धारा के समाज की तरह आदिवासी समाज भी जो है सो पुरुष सत्तावादी है, मर्दवादी सत्ता है। और जिस तरह के भेदभाव आपको गैर आदिवासियों में दिखाई पड़ते हैं लैंगिक तौर पर, उस तरह के भेदभाव जो है सो आदिवासियों में भी है। स्त्री पुरुष का भेदभाव है। हालांकि जो बहुत तरह बौद्धिक हैं इस बात को कायदे से छुपा जाते हैं, कहते हैं कि आदिवासियों में सब कुछ ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि अन्य समाज की तुलना में काफी कुछ जो है सो आदिवासी उदार समाज है, लेकिन पूरी तरह से लैंगिक भेदभाव से मुक्त है ऐसा हम नहीं कह सकते। लैंगिक भेदभाव है। कई तरह की वंचनाएं जो हैं वो आदिवासियों में भी महिलाओं के साथ है और जो वर्जिश गैर आदिवासी महिलाओं के साथ है उस तरह की वर्जिशें आदिवासी महिलाओं में भी है। जो वर्जनाएं हैं उसमें हैं। उसमें अगर देखा जाए तो गैर आदिवासी समाज में महिलाएं अपने पसंद का जो है विवाह वो नहीं कर पाती हैं। इस मामले में अगर देखा जाए तो आदिवासी महिलाएं इस मामले में स्वतंत्र हैं, अपना बात रखती हैं और कई बार पसंद करके अपना घर भी बसा लेती हैं। इस मामले में स्वतंत्र हैं, लेकिन कई सारे मसले हैं जहां वो महिला होने की वजह से वंचित हैं। उदाहरण के तौर पर महिलाएं हल नहीं चला सकती, अभी भी है। आदिवासी महिलाएं हल नहीं चला सकती, बाकी सारा काम कर सकती, हल नहीं चला सकती। आदिवासी महिला छत में चढ़ करके वो खपरे का जो मकान है वो काम नहीं कर सकती। कुर्तियां तो ऐसी भी है कि अगर कोई महिला छत चढ़ जाए तो उनके साथ जो है सो दुर्व्यवहार भी किया जाता है। अच्छा अच्छा। कई बार बीही खेदना होता है। बीही खेदना होता है। अगर मान लीजिए कि कोई महिला अगर हल चला देती है तो उसको अपशगुन माना जाता है। और कई बार तो मैंने बचपन से ये भी सुना है कि कभी अकाल पड़ता है तो ये कहानी बना करके ये कहा जाता था कि फलाने गांव में महिला ने हल चला दी, इसी का नतीजा है कि अकाल पड़ गया। अच्छा। तो इस तरह की मान्यताएं समाज में है, आदिवासी समाज में है महिला को लेकर के। और देखिए कि
संपत्ति को लेकर के, अभी जो ताजा जो मुद्दा है वो संपत्ति को लेकर के है। तो जिस तरह से गैर आदिवासी समाज में महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया था, पैतृक संपत्ति के अधिकार से, उसी तरह से आदिवासी में भी पैतृक संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार नहीं रहा है। लेकिन गैर आदिवासियों को कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर उनको संपत्ति का अधिकार मिल गया है। इसके बावजूद आदिवासियों में ये नहीं था। उसी को लेकर के अभी एक बहन है प्रभा मिंज, हाँ, वास्तव में वो उरांव समाज को लेकर के गई थी। और वो खुद उरांव समाज से ही बिलोंग करती हैं। तो प्रभा मिंज जो है वो कोर्ट गई थी और उसी के मुतल्लिक ये कोर्ट का फैसला आया कि उनको तो संपत्ति, पैतृक संपत्ति पर अधिकार होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर आदिवासी समाज में लैंगिक न्याय के दिशा में एक सराहनीय फैसला होगा। लेकिन विरोध तो अभी से शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पे अभी कई बड़े नाम या युवा नाम जो है, जिसके बारे में, युवाओं के बारे में माना जाता है कि साहब वो उनका बहुत क्रांतिकारी पहल होनी चाहिए, उनसे अपेक्षा की जाती है, इसके बावजूद उसका विरोध शुरू हो गया है उन युवाओं की ओर से या फिर आदिवासी नेतृत्व की ओर से, कई जगह से। देखिए, देखना ये है कि अभी पूरा आदिवासी समाज दो गुटों में बट गया है। दो गुटों में बट गया। एक जो इसका समर्थन कर रहा है, और समर्थन करने वाले में अधिकांश महिलाएं हैं, पुरुष तो ना के बराबर होंगे, स्वाभाविक है। और दूसरा जो कि पुरुष हैं, जो चाहते हैं कि पैतृक संपत्ति पर उनको अधिकार ना मिले। असल में पुरुष क्यों चाहते हैं कि उनको अधिकार ना मिले? उनके कई कारण हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं जो देखता हूँ कोर्ट का जो ये फैसला है, अगर ये लागू होता है तो सीधे कहिए कि आदिवासी समाज में जो पुरुषवादी सत्ता है उसको चुनौती होगी। उसको चुनौती होगी। मतलब जो परंपरा से सदियों से चली आ रही है उस बात को पिन पॉइंट किया गया है और उससे वो पुरुष वादी सत्ता या पितृ सत्तात्मक जो व्यवस्था है आदिवासी वह भय खा रही है, वो भय खा रही है, डर रही और है। उसको डर है कि उसकी उस परंपराओं को ध्वस्त किया जा रहा है। और अभी आपने परंपरा की बात की, तो जो पुरुषवादी सोच के लोग हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध के पीछे वो संस्कृति और परंपरा का आड़ ले रहे हैं, सहारा ले रहे हैं। और दरअसल में कहिए कि मर्दवादी जो सत्ता है, पुरुषवादी सत्ता, वो हमेशा संस्कृति और परंपराओं के आड़ में ही अपने आप को बचाया और सुरक्षित रखा है, परंपरा के नाम पर। मेरा ख्याल है कि कोई भी परंपरा या कोई भी संस्कृति जितनी लचीली होगी, जितनी परिवर्तनशील होगी, संस्कृति उतनी ही मजबूत होगी और उसका अस्तित्व भी जैसे सुरक्षित रहेगा। और जो कोई व्यवस्था जितनी कठोर होगी और वो उसके खिलाफ होगी वो जल्द ही बिखर जाएगी। तो अभी ये कहा जा रहा है पुरुषों की तरफ से कि इससे आदिवासियत को खतरा हो जाएगा। कई लोगों से मेरी बात हुई, आदिवासियत को खतरा हो जाएगा। कई लोगों से मेरी बात हुई तो मैंने पूछा कि भाई आदिवासियत को इससे खतरा कैसे होगा? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी संपत्ति पर अपनी बेटी को ही अधिकार दे रहे हैं, किसी बाहरी को तो आप नहीं दे रहे हैं। तब उन लोगों की आपत्ति ये है, इस पर ध्यान देना जरूरी है, वो कह रहे हैं कि इससे क्या होगा कि जो गैर आदिवासी हैं वो हमारे जो बेटियां हैं उनको प्रेम जाल में फांस करके विवाह कर लेंगे, और जब विवाह करेंगे तो संपत्ति पर उनका हो जाएगा। सवाल ये है कि अभी कोर्ट के फैसले के बाद पैतृक संपत्ति पर उनका अधिकार होगा, लेकिन अभी तक तो उनको पैतृक संपत्ति पर अधिकार नहीं था। बावजूद इसके आदिवासी जो बेटियां हैं उन्होंने गैर आदिवासियों से विवाह किया। तो वो जो विवाह किए हैं वो किस लालच से विवाह किए? सही है, इसलिए ये निराधार है, ये आपत्ति निराधार है। ये आपत्ति निराधार। दूसरी बात, मुझे लगता है कि ये जो अधिकार दिया गया है इससे हमारी जो बेटियां हैं उनका समाज के प्रति या कम्युनिटी के प्रति ज्यादा लगाव पैदा होगा अपने आदिवासी समाज के प्रति। अगर दूसरे जगह वो शादी विवाह करके जाती हैं फिर भी अपने मायके का पक्ष जो है उसके प्रति उसका लगाव बढ़ेगा। और नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो दूसरी जातियों से विवाह करने का जो है, तब मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार हमारी बहु बेटियां विचार करेंगी, दूसरे जाति से विवाह करने से पहली बार विचार जरूर करेंगी, और विचार करेंगे कि हम क्यों जहाँ हमारा समाज जो परिपक्व अधिकार दे रहा है। देखिए, समाज बिखरता है अधिकार से, आप किसी को वंचित रखते हैं, एकदम सही। अधिकार जब मिलेगा तो समाज के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा।
और जब विश्वास बढ़ेगा तो व्यवस्था मजबूत होगी। तो इससे व्यवस्था को किसी तरह को कोई खतरा नहीं है। हाँ, कुछ बेटियां होंगी, कुछ महिलाएं होंगी प्रगतिशील जो दूसरे मतलब बिरादरी से या दूसरे कम्युनिटी से विवाह करेंगी, और वो हमेशा से होते आया, तो मुट्ठी भर लोगों के करने से समाज को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये आदिवासी पुरुषों को भी सोचना चाहिए, बल्कि अगर वो चाहते हैं कि उनका अस्तित्व बरकरार रहे और मजबूत रहे तो कोर्ट के इस फैसले का उनको स्वागत करना चाहिए। लेकिन अभी भी इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग तो यही सुनते आ रहे हैं कि आदिवासी समाज, आदिवासी परिवार वो हमेशा से महिलाओं के नेतृत्व में चला है। हम लोगों ने जो सुना है कि महिलाएं जो होती हैं उनको हमेशा सम्मान मिलता रहा है। कई बार खासकर तो हम लोगों ने देखा है, महसूस किया है, आदिवासी पुरुषों की अपने घरों में वैसी हो सकता है कि जब आप नीति निर्धारण की बात होती है तब शायद वो पुरुष आगे आ जाते हैं, लेकिन अमूमन दिनचर्या में महिलाओं को ज़्यादा एक्टिव देखा गया है। मेहनत के मामले में, रोजी रोटी कमाने के मामले में, या पुरुषों को अगर कोई कमी है उसमें तो उसको वो ढक कर आगे परिवार को ले जाती रही हैं। हम लोगों ने तो ऐसा देखा है। इसके बावजूद ये धारणा बनाना कि महिलाओं को हक नहीं मिलना चाहिए, ये तो अपने आप में ही सवाल उठता है। बहुत सही है। और इस पक्ष में मतलब अंततः तो समाज को ही तय करना है। हालांकि ये बात भी उठाया जा रहा है डॉक्टर महली कि ये जो 5वीं अनुसूची को लेकर, इस 5वीं अनुसूची में बेवजह दखलंदाजी है। 5वीं अनुसूची के तहत जो व्यवस्था है उसमें आदिवासी समाज की जो अपनी मान्यताएं हैं, अपनी परंपरा है, उसमें ये बेवजह घुसपैठ है। आप क्या कहेंगे इस पर? मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट का ये जो फैसला है वो आदिवासी समाज की व्यवस्था पर, परंपरागत व्यवस्था पर कोई घुसपैठ है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि व्यवस्था अपने आप ये सुधार कर लेती तो सरकार को और कानून को यहाँ घुसने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। सच्चाई ये है कि आज तक आपने महिलाओं को पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा है, तब वो कोर्ट गई हैं। अगर आप दे दिए होते तो आपका जो आदेश निर्देश होता वो सर माथे पर होता है। ठीक है ना। ये काम जो है, आज जो काम कोर्ट ने किया है, ये काम ये जो आदिवासियों की जो व्यवस्था है उसको बहुत पहले कर देना चाहिए था। वह व्यवस्था जो समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करती है, बहुत पीछे हो जाती है और उसके खिलाफ क्रांति भड़कती है। आज पूरे दुनिया में जब महिलाओं को सारे तरह के अधिकार मिल रहे हैं, वैसे में आदिवासियों को अधिकार से वंचित रखेगा महिलाओं को तो आपके खिलाफ खड़ी होंगी। आखिर ये प्रभा मिंच क्यों गई? अगर उनको सब कुछ स्वतः प्रेम से अगर मिल गया हो गया होता तो कोर्ट नहीं जाती। सही, कोई विवाद पैदा हुआ होगा उनके साथ, तभी वो कोर्ट गई हैं। तो दुनिया जब बदल रही है तो आदिवासियों को भी उस बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए, और हम बदले भी हैं। अच्छा, आज देखिए कि हर आदिवासी फ्लैट में रह रहा है, हर आदिवासी कार में चल रहा है, हर आदिवासी जंगल को छोड़ चुके हैं, और उसी तरह की लालच उसके अंदर भी कूट कूट के भरी हुई है, और जो दूसरे समाज में है। तो मेंटली कहिए या फिजिकली कहिए, अब किसी तरह का कोई अंतर आदिवासी और गैर आदिवासी में देखने को नहीं मिला है। लेकिन जब पुरुषवादी सत्ता को बचा करके रखनी है तो उसके लिए परंपरा और संस्कृति और व्यवस्था की आड़ लेनी है। हाँ, ये सच्चाई है। ये अपने आप में बहुत दुखद है। और इस पर हमको लगता है कि महिलाएं तो साथ खड़ी होंगी, लेकिन क्या आपको लगता है महिलाएं इस मुद्दे को लेकर नेतृत्व संभाल पाएंगी? इतना है दम आदिवासी समाज में? कुछ महिलाएं तो हैं। कुछ महिलाएं हैं, मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और वो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। अच्छा। आप अभी सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर ही हैं, रजनी मुर्मू। अच्छा, हाँ, रजनी मुर्मू बहुत वो काफी मुखर रहती हैं, फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पर भी बहुत मुखर रहती हैं महिला अधिकार को लेकर। अच्छा। और उन्होंने आदिवासियों के कई सारे जो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है, बौद्धिक सवाल खड़ा किया है और वाजिब सवाल खड़ा किया है। उसको लेकर के वहाँ के विद्यार्थियों ने उनसे खिलाफ अभियान भी छेड़ दिया कि आपको नौकरी से हटना पड़ेगा। यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। तो महिलाएं इसके लिए तैयार हैं। तो रजनी मुर्मू हैं, आपकी देखिए अभी नीतिशा खलखो हैं। नीतिशा खलखो भी एक्टिव हुई हैं। अच्छा, वो इसके पक्ष में है। हाँ, नीतिशा है, नीतिशा पक्ष में बहुत अच्छा है।
अभी दयामनी वगैरह का क्या हालचाल है? दयामनी वगैरह का क्या अभी इस तरह पक्ष का है? उनका कोई अभी बयान नहीं आया। अब देखिए थोड़ा दयामनी थोड़ा वाला जो सब political- पॉलिटिक्स में चली गई हैं और पॉलिटिक्स में जाने के बाद होता क्या है कि कई सारी चीजें दबा लेनी पड़ती है पावर के लिए। स्मृति ईरानी हाँ, वो महिलाओं के लिए हाँ। मतलब बीजेपी में रह करके बहुत सारा दबाव बना सकती थी, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं। बनाया महिला विधेयक अब भी हो अटका जाता हुआ है। हो ही जाता है, वो बाध्यता अपनी जी। मजबूरी करने लग पार्टी जाती की है। मजबूरी है, पार्टी की मजबूरी। लेकिन पार्टी से बाहर जो लोग हैं, खासकर जो बौद्धिक लोग हैं, तो आपको लगता है कि महिलाएं आगे आएंगी, आदिवासी महिलाएं इस मुद्दे को लेकर नेतृत्व संभालेंगी विरोध में मजबूती के साथ? मुझे तो लगता है कि महिलाओं को आना चाहिए। आना चाहिए। ये किसी एक महिला का सवाल नहीं है, नहीं है। हाँ, हाँ। ये प्रत्येक महिला के लिए सवाल है के लिए है। फिर ये देखिए कि यही एक मौका है। अगर आप डेमोक्रेसी कहते हैं और इस तरह के मौकों का आप अपने हक में नहीं भुनाते हैं, तो फिर इस डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बहुत सही है। आप देखिए कि 5वीं अनुसूची के नाम पर, परंपरागत व्यवस्था के नाम पर इतनी सारी चीजों से आप वंचित करके रखे गए हैं। हाँ। और ये ठीक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम 5वीं अनुसूची को खत्म कर दें, ये भी नहीं कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल सिस्टम को खत्म कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि जो समाज के जो पुरुष वर्ग हैं उनको खुद ये तय करना चाहिए कि क्या आज के समय से हमारा सिस्टम तालमेल कर पा रहा है क्या, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब अपडेट नहीं है, तो उसको अपडेट करने का दायित्व हमारा है। अगर हम अपडेट कर देते हैं, घर की दीवार जो है सो जर्जर हो गई है, अब उसकी रंगाई पुताई की आवश्यकता है, तो रंगाई पुताई हमको करनी चाहिए। हम दूसरों का इंतजार क्यों करें? रहना मुझे उस घर में है। ये बहुत सुंदर। आप अपडेट करते हैं तो आपका समाज मजबूत होगा, तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। चलिए, तो हम लोग बात को आज तो इस एपिसोड की तरह हम लोग ले और इसको आज हम लोग यहाँ समाप्त करें। हाँ, और हम आशा करते हैं कि अगली बार जब हम बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे विचार भी आएंगे कि कैसे यह समाज या इसका जो महिला नेतृत्व है वो उभर कर ऊंची आवाज़ के साथ बात रखेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेगा, और समाज के पुरुष भी जो अब तक नकारात्मक भूमिका में हैं वह भी साथ में खड़े होंगे। हम आशा करते हैं आदिवासी समाज जो है काफ़ी प्रगतिशील है, इसकी सोच काफ़ी प्रगतिशील है। यह इसमें एक जो नेचर के प्रति, जो प्रकृति के प्रति जो लगाव है वह वाकई इसकी दुनिया कायल है, और उसमें सोच जाहिर है कि जब ऐसे विचारधारा का समाज होगा तो उसकी सोच बहुत खुली होगी, और हम आशा करते हैं कि इस मुद्दे पर भी आदिवासी समाज सहमत होगा, एकमत होगा। बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार, जोहार आप सबको भी।